हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में बिग बॉस बिग आइडिया। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर हिरेन वैद, को फाउंडर, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीआईओ एलकेबी कैपिटल मैनेजमेंट की। मिस्टर वैद इक्विटी मार्केट के वेटरन है जो अपने स्टॉक पिकिंग स्किल्स के लिए काफी जाने जाते हैं शेयर बाजार में। मिस्टर वैद 30 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं शेयर बाजार में और बहुत ही कम उम्र से वो शेयर बाजार को ट्रैक करते आ रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी इन इक्विटी मार्केट्स और बाजार पे उनका नजरिया। वेलकम मिस्टर वेद एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम सर। थैंक यू, शुक्रिया मुझे आपके चैनल पर इनवाइट करने के लिए। आवर प्लेजर सर। सर बहुत ही कम उम्र से आपने शेयर बाजार को ट्रैक करना शुरू किया है। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि आपकी एक्सपीरियंसेस कैसी रही, क्या लर्निंग्स रही, कुछ ऐसे एपिसोड्स जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। हाँ, मतलब मेरी जो जर्नी शुरू हुई, क्योंकि हमारे फैमिली में मेरे फादर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते थे। हमारी फैमिली इन्वेस्टमेंट थी। अक्सर पिताजी शेयर बाजार जाया करते थे और वहाँ पे मिलते थे। कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स थे और वो एजीएम्स अटेंड करते थे, तो मुझे ले जाते थे जब मैं छोटा था वहाँ पे। तो मैं तो सिर्फ जाता था वहाँ पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और लेकिन ऐसी बहुत सारी शेयर होल्डर मीटिंग्स अटेंड करते करते एक रुचि सी बन गई कि बहुत ही दिग्गज चेयरमैन जो थे, जैसे एच टी पारेख ऑफ HDFC, धीरूभाई अंबानी, तभी राहुल बजाज, बजाज ऑटो में, तो ये सब सारी एजीएम्स में जाके मैं बैठ के सिर्फ सुनता था कि कंपनियां क्या कह रही हैं। और उस जमाने में एनुअल रिपोर्ट्स, जो एमएनसी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स थी, जो काफी कलरफुल थी, कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है, पॉन्ड्स है, तो वो मैं इकट्ठा किया करता था और थोड़ा सा मैं पढ़ता था उसको। और क्योंकि फिर मैं कॉलेज में कॉमर्स लाइन में गया तो मैं धीरे धीरे अकाउंट्स भी समझने लगा और एक इंटरेस्ट बहुत ही यंग एज से डेवलप हुआ। और फिर मैं कॉलेज के बाद स्टॉक मार्केट जाया करता था। वहां पे अब तो सब कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं और रिजल्ट सारे इंटरनेट पे आ जाते हैं। उस जमाने में रिजल्ट्स स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे नोटिस बोर्ड पे चिपकाए जाते थे। ओके। और वहां से हम नोटबुक लेके जाते थे और सारे रिजल्ट्स कॉपी करते थे और फिर उसको स्टडी करते थे। तो ऐसे प्लांट विजिट में जाना, रिजल्ट्स स्टॉक मार्केट से निकालना, ऊपर लाइब्रेरी में जाके फाइल मंगाना, वहां से सब फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना, ऐसे धीरे धीरे हमने सीखा। लेकिन पिताश्री हमेशा कहा करते थे कि ये बहुत रिस्की है आपकी स्ट्रैटेजी और आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जहां पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, एक कुछ साइज हो, क्वालिटी हो। तो वो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हम यंग थे। लेकिन ओवर टाइम एंड लॉसेस टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द स्टॉक मार्केट। वेरी ट्रू। तो हमारे साथ भी वही हुआ। समय के साथ थोड़ा मैच्योर हुए और फिर समझने लगे कि कंपनियों में क्या देखना चाहिए। एक स्केल का महत्व होता है, एक कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस का महत्व होता है, एक मैनेजमेंट क्वालिटी का महत्व होता है, ना ही सिर्फ ग्रोथ फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ। मिस्टर वेद, आप का 30 साल का एक्सपीरियंस है बाजार में। आपने काफी बुल मार्केट्स भी देखे हैं और बेयर मार्केट्स भी देखे हैं। तो नेट नेट उसके बाद आपको क्या लगता है? बिकॉज एक्सपीरियंसेस से आप बहुत कुछ सीखते हैं और अंत में अगर हम देखें तो बहुत साइकिल्स के बाद भी हम ऊपर की तरफ की जर्नी हमारी जारी रहती है। तो आपका कैसा नजरिया है इस बारे में? एक मैंने ये देखा कि बुल मार्केट में डेफिनेटली इट इज इजी टू मेक मनी, but bear market में it is very difficult to make money, but you can make money in a bear market also. but bear market में आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है और बहुत ही पेशेंट रहना पड़ता है।
बुल मार्केट में गलती भी माफ हो जाती है। आप कोई गलत शेयर भी ले लो, फिर भी आप उसमें से छूट सकते हो अगर आपको अक्ल आ गई बीच में कि नहीं मैंने कुछ गलत काम कर दिया है। तो बुल मार्केट में कॉस्ट ऑफ एरर स्मॉल होता है, बेयर मार्केट में कॉस्ट ऑफ एरर बहुत ही बड़ा होता है, राइट। तो मेरे हिसाब से साइकिल्स जो हैं वो इनहेरेंट हैं मार्केट्स में, और ज्यादा कर लोग जो हैं वो बहुत ही समय बिताते हैं समझने के लिए कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम बुल मार्केट में हैं, करेक्शन है, बॉटम कब आएगा। मेरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कभी हिलाया नहीं, और मैं कभी मार्केट में उसको आमदनी के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता। आई डोंट लुक एट इट एज अ सोर्स ऑफ इनकम, आई लुक एट इट एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। Actually, investing is supposed to be a very boring business. It is not an entertainment. It is not something that should logically consume the whole of your day. Investors don't have to sit from 9 o'clock or 8:30 in front of their TV till 3:34. लेकिन ये डिसिप्लिन और ये थॉट प्रोसेस लाना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए आज के बाजार की बात करते हैं, यानी कि आज का जो माहौल बना हुआ है, आपके फियर ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, हाई इन्फ्लेशन है, हाई कमोडिटी प्राइसेस है जो अब हल्का होने शुरू हुए हैं। ऑयल एक बड़ी चिंता, हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे लिए एक बड़ी चिंता बने हुए थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत हल्के हुए हैं, $100 के नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको बाजार की दिशा क्या लगती है ओवर द लॉन्ग टर्म से, इफ यू टॉकिंग अबाउट 1-2 साल का नजरिया हो, शॉर्ट टर्म ना हो के, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने का और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का? देख, तो मेरे हिसाब से हर समय अच्छा होता है अच्छे शेयर खरीदने का, बट ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। कभी भी तो एक इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि जो खोज होती है फॉर सर्टेनिटी, लोग बोलते हैं कि बहुत अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, यूएस में रिसेशन की बात चल रही है, ऑयल के दाम बढ़े हुए हैं, वॉर अभी तक चल रहा है, 4 महीने हो गए, इतनी अनसर्टेनिटी है। मैंने अपने 30 साल में कभी ऐसा टाइम नहीं देखा कि किसी भी बात पे फुल सर्टेनिटी हो। ये कभी हो ही नहीं सकता। लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, ऑल इवेंट्स आर अनसर्टेन। तो वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मार्केट एंड दिस एसेट क्लास। उससे आप उसको निकाल नहीं सकते, ये सिर्फ मन मनाने की बात है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि अभी जरूर थोड़े हेडविंड्स हैं। ये बात जरूर है कि हाई एनर्जी प्राइसेस, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर के लिए एक टैक्स की तरह होता है। हायर कमोडिटी प्राइसेस जस्ट लाइक अ टैक्स ऑन योर इनकम, बिकॉज सबके दाम बढ़ जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात है नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनियों का मुनाफा नहीं बढ़ रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से डिस्पाइट ऑल दीज मैक्रो प्रॉब्लम्स, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है इस समय, वो पिछले 5, 10, 15, 20 साल के रिलेशन में काफी मजबूत है, क्योंकि $80-90 ऑयल पे, ऑयल प्राइस पे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू द ऑयल इंपोर्ट बिल। ये कभी हुआ नहीं है पिछले 10, 15, 20 साल में। अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं 400 बिलियन, 425 बिलियन, ये gives us the ability to take the oil price shock, right? हालांकि मुझे ये लग रहा है कि अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े और अगर डॉलर स्ट्रांग होना है तो कमोडिटीज वीक हो जाएंगे, और ये होना शुरू हो गया है। द ओनली कमोडिटी विच इज स्टिल रिलेटिवली हायर इज क्रूड ऑयल। आप कोई भी मेटल्स देख लीजिए,
राइट। आप एग्रीकल्चरल पाम ऑयल की अपन बात कर रहे थे अभी 1-2 महीने पहले, सब नीचे आ गया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑयल भी नीचे आ जाएगा। अगर ऑयल ऑलरेडी $100 के नीचे आ गया है, अगर वो $80 के आसपास आ जाता है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में फिर से एक अच्छी सी तेजी हो सकती है। और अगर नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एक रेंज में रहेगी। और उस रेंज में ऊपर नीचे होती रहेगी। और ये अब का अनुमान है, वी डोंट नो हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस देखूं 30 साल का, मार्केट्स ने ऐसे बिहेव किया है कि जब भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस आती है या बेयर मार्केट आती है और मार्केट 20-30, और बेयर मार्केट का डेफिनेशन है कि 20% से ज्यादा अगर करेक्ट हो तो उसको बेयर मार्केट कहते हैं। तो 2020 में एक बेयर मार्केट थी क्योंकि मार्केट 35-30% नीचे आया। हर बेयर मार्केट के बाद एक बहुत ही शार्प बुल मार्केट आता है, और उस बुल मार्केट के फर्स्ट मूव के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होके एक साइडवेज, जो बोलते हैं यू हैव टू डाइजेस्ट द बुल मार्केट। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी दौरा चल रहा है, जो हमने करेक्शन देखा ब्रॉड मार्केट्स में लास्ट ईयर नवंबर से और निफ्टी में इस साल से, ये एक करेक्शन पीरियड है, कंसोलिडेशन पीरियड है। इसमें मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। और ये जो पीरियड होता है वो कहीं 6 महीने में भी खत्म हो जाता है और बुल मार्केट फिर से रिज्यूम होती है, और कई बार सालों लग जाते हैं इसी रेंज में मार्केट को रहने के। लेकिन आज की तारीख में, आज के जो मैं देखता हूं सिचुएशन, अगर ऑयल नीचे आ जाता है, अगर यूक्रेन रशिया ओवर द नेक्स्ट, वी डोंट नो, नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई सेटलमेंट होता है और इन्फ्लेशन यूएस में पीक हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2 क्वार्टर के बाद फिर से एक बुल मार्केट जो इंडिया में चल रही है वो रिज्यूम हो सकती है। बट वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। राइटली सेड सर। जो करंट सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि जो हम इस साल के शुरुआत से क्राइसिस देख रहे हैं, यूक्रेन क्राइसिस, जैसे कि आपने भी बोला, आपको लगता है कि कोर अर्निंग्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के लिए, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, हमने इतना तो स्टेबिलिटी जनरेट किया है कॉर्पोरेट हाउसेस ने कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? इनफैक्ट मेरा जो पॉजिटिव फीलिंग है मार्केट के लिए नेक्स्ट 2-3 साल, और एक्चुअली अगर कहा जाए तो मैं मेरे 30 साल में इतना बुलिश नहीं हूं जितना मैं अभी हूं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। इसी वजह से हूं कि एक तो मैंने बताया कि अपना इंडिया का जो मैक्रो है वो अभी relatively stronger है compared to any time in the past in the history. दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर ने पिछले 5-7 साल बहुत ही तकलीफदायक एनवायरनमेंट सहन किया है। आप बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी, IL&FS क्राइसिस हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कोविड आपने देखा 2 साल। अभी आपने अगर ये सब देखकर अगर आप फिर भी जीवित हो और हेल्दी हो, तो मुझे लग रहा है कि आपने एक एसिड टेस्ट क्लियर कर दिया। और मुझे लग रहा है कि जो इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ 2012-13 के बाद जो अर्निंग्स डीग्रोथ थी कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो बॉटम आउट हो गई ड्यूरिंग कोविड, और अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो हाँ, ये हो सकता है क्योंकि क्रूड के दाम बढ़े, बीच में कमोडिटीज के दाम बढ़े, तो शायद 17-18% ईपीएस ग्रोथ जो निफ्टी की का अनुमान था वो शायद 14% हो सके, लेकिन ये वापस सिंगल डिजिट नहीं जानेगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर ये
ऑयल और कमोडिटीज जिस तरीके से सॉफन हो रहे हैं, ये अगर हो गए और अगर सीवियर रिसेशन नहीं आया यूएस में, तो मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड if corporate profits grow by 18 to 20%. और I am very confident कि इंडिया में का नेक्स्ट 10 years एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है. ये कोई गिवन नहीं है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है मेरे हिसाब से. और आई थिंक इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, काफी डीलेवरेज्ड है, हर एक बैलेंस शीट ने डेट रीपे कर दिया है. राइट. और अगर आप कोविड जैसा सिचुएशन संभाल सकते हैं, आप अगर हाई इन्फ्लेशन, वॉर, हाई क्रूड, ये सब अगर संभाल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जब नॉर्मलाइज टाइम आएगा तो मेरे हिसाब से मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली कंपाउंड होगा और इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा कमाएंगे अच्छी कंपनियों में. अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस थोड़ी बहुत रिच है इंडियन कंपनीज की, लेकिन अब हम ये मानते हैं कि इस करेक्शन के बाद जो हमने 15% 16% करेक्शन निफ्टी और बेंचमार्क्स में देखी है, उसके बाद अब वैल्यूएशंस फेयर हो गई है. आप क्या प्रेफर करते हैं, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू? व्हिच वुड यू प्रेफर? वैल्यू जो है वो अच्छा करता है जब बहुत ही हेडविंड्स होते हैं, जब मैक्रो बहुत ही ट्रबलसम होता है, कुछ ना कुछ बहुत ही गहरी तकलीफ होती है, तब छोटे अरसे के लिए वैल्यू आउट परफॉर्म करता है. और इंडिया में अगर आप देखो तो वैल्यू कहाँ है, वैल्यू ज्यादा करके पीएसयूज में होता है, या कमोडिटी सेक्टर्स में होता है, या यूटिलिटीज में होता है. बाय डेफिनेशन या तो उनकी प्रॉफिट बहुत वॉलेटाइल होती है, या तो उनका रिटर्न श्योर होता है लेकिन कैप्ड होता है, और या तो वो पीएसयू होते हैं, और पीएसयू में हमें पता है कि क्या रिस्क होते हैं निवेश करने के लिए. तो just because there is a small period of time where growth doesn't work does not necessarily mean that you have to go for value. और मैं ये नहीं बताता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई आउट ऑफ फैशन है. वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी पैसा बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी मैच्योरिटी और बहुत ही लंबा समय चाहिए, और बहुत ही वेरी फ्यू कंपनीज हु आर, जो बता सकते हैं जो वैल्यू कंपनी है, उन्होंने कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएट किया है. लोग इंडिया में निवेश क्यों करते हैं, बाहर और लोकल? क्योंकि इंडिया का एक एडवांटेज है कि इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है. वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. लोग यहां आते हैं ग्रोथ के लिए. मुझे वैल्यू के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो बहुत है वर्ल्ड में. यहां पे इंडिया की जो अट्रैक्टिवनेस है इज बिकॉज द ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली हायर. सर, आपका व्यू क्या है जो रिसेंटली आईपीओस लिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जो लिस्टिंग के टाइम पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, एलआईसी जैसी कंपनी भी जो लिस्ट हुई, वहां पे भी हमको शेयर होल्डर्स को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है. ऐसे में आपका व्यू क्या बन रहा है? व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स दीस न्यू एज कंपनीज? देखिए, अगर आप आईपीओ की हिस्ट्री देखें तो जनरली hardly 15 to 20% of the companies that go IPO make money immediately after the IPO. क्योंकि जनरली होता यह है कि बहुत सारे आईपीओ आते हैं जब मार्केट में तेजी होती है, बट नेचुरल व्हेन द मार्केट्स आर वेरी बॉयंट तो पैसा उठाना इजी होता है. इन्वेस्टर पैसा देने के लिए भी उत्सुक होता है, क्योंकि उसको एक ग्रीड होती है कि मैं आईपीओ में पैसा डालूं और मेरा तुरंत पैसा बन जाए. लेकिन ऐसा होता नहीं. अब जो मेरे हिसाब से ये सब गिरे हुए शेयरों में से कोई एक दो कंपनियां ऐसे जरूर निकलेंगी जिसमें ये जेन्युइनली लार्ज कैप कंपनीज, जेन्युइनली प्रॉफिटेबल कंपनीज, जेन्युइनली ट्रेल ब्लेजिंग कंपनीज निकलेंगी. लेकिन इसको समझने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए,
काफी सारे साइकिल्स का एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ वैल्यूएशन एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा सेक्टर समझने की एक्सपीरियंस चाहिए। ये आम इन्वेस्टर मेरे हिसाब से उनको खुद ब खुद, अनलेस के वो बहुत ही जैसे टेक्निकली क्वालिफाइड हों या बहुत समझते हों या खुद बिजनेस चला चुके हों और समझते हों, तो अलग बात है। बट मुझे ये लग रहा है कि अभी, मैं अभी नाम तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है मुझे, लेकिन अब हमने एक या दो ऐसी न्यू एज कंपनीज में करंट दाम में थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि these companies have gone from being heroes to now being completely shunned by the market. लोग अब हंस रहे हैं, लोग अब जोक्स बना रहे हैं इन कंपनियों पे। तो अब जो है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेसिमिज्म एक प्राइस हुआ है, और दूसरा ये भी हुआ कि नैस्डैक जोर से गिरा तो उनका असर इन कंपनियों के वैल्यूएशन पे भी हुआ। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि इनमें से एक या दो कंपनियां इस रबल में से निकलेंगी और इसमें अब आप करंट वैल्यूएशन से एक रीजनेबल रिटर्न कमा सकते हो। सर, ऐसे कोई सेक्टर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो जो आपको लगता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, where you feel very optimistic and positive on? देखिए, हम जो निवेश करते हैं, मैं जो निवेश करता हूं वो 5-6 सेक्टर में निवेश करता हूं, लेकिन करंट एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली हर कोई बात करता है कि बैंक्स अच्छा करेंगी, प्राइवेट फाइनेंशियल अच्छा करेंगे, वो मैं भी मानता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो दौर चलेगा नेक्स्ट 5-10 साल, वो काफी अच्छा होगा। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको कैपिटल गुड्स में, ऑटो एंसिलरीज में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, डिफेंस में, ये जो सब सेक्टर्स हैं विद इन द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें मुझे काफी पोटेंशियल लग रहा है। ऑटो सेक्टर जो मेरे हिसाब से पिछले 5-6-7 साल से काफी तकलीफ में था फॉर वेरियस रीजंस, अब बाहर आ रहा है मंदी से, और जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई की इशू थी वो भी सॉल्व हो रही है, कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। और कितने सालों से जो न्यू व्हीकल की जो सेल है वो काफी डिप्रेस्ड रही है जी। वो मुझे लग रहा है कि अगले 5-7 साल उसमें काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो हम ऑटो एंसिलरी, स्पेशलिटी केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे जो नहीं चल रहे थे, जो किसी वजह से, जो मैंने बताया 2010 से लेके 2020 तक तकरीबन 10 साल तक उन्होंने कोई खास मुनाफा नहीं बढ़ा इन कंपनियों का, ना कोई शेयरों के दाम में कोई इतना रिटर्न मिला, अब वहां मुझे लगता है रिटर्न मिल सकता है। और दूसरा जो है नेक्स्ट 2 साल मुझे लग रहा है कि जो जिसको बोलते हैं डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, जो कोविड की वजह से काफी सारे ऐसे सेक्टर थे जिन्हें बहुत मार लगा क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, अब रिवेंज स्पेंडिंग शुरू हुआ है, अब लोग बाहर निकलने लगे हैं, लोग ट्रैवल करने लगे हैं। तो वेदर रेस्टोरेंट्स हैं, हॉलीडेज हैं, होटल्स हैं, या जो इनसे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ट्रैवल, लीजर, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ईटिंग आउट, ये जो पूरा सेक्टर है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी जिसको बोलते हैं, वहां मुझे बहुत ही एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, वहां पे अभी काफी सारा बड़ा करेक्शन हुआ है यूएस में रिसेशन का फियर लेते हुए, और सबको ऐसा लग रहा है कि टेक स्पेंडिंग शायद थोड़ा
कट होंगे, कम हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 महीने वहां पे काफी सारी अच्छी कंपनियों में अच्छे दाम पे फिर से निवेश करने मिलेगा। तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि काफी पैसा बन सकता है। तो दीज आर द एरियाज। वैसे अपॉर्चुनिटीज हर एक सेक्टर में है अगर आप राइट कंपनी चुने, बट आई एम फेयरली बुलिश ऑन दीज सेक्टर्स। मिस्टर वैद, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो काफी नए निवेशक जो है शेयर बाजार से जुड़े हैं, और जो करेक्शन हमने देखा है बाजारों में एंड जो अनसर्टेनिटी में हम इस समय काम कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस वो पहली बार महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी एडवाइस क्या होगी नए जनरेशन के लिए जो अभी स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं और जो इस गिरावट को देखते हुए भी अभी रिजिलियंस दिखा रहे हैं? शेयर बाजार में प्रॉफिट या रिटर्न कमाने की गति जो है वो कभी बहुत फास्ट भी हो सकती है, जो हुई 2020 के लो से अभी, और कभी बहुत आपको थका भी सकती है और बहुत आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। ऐसे दोनों समय आते हैं, दोनों ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो इन्वेस्टिंग जो है वो जेन्युइनली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने खुद निवेश किया डायरेक्टली उनको एक लकी पैच मिला ये लास्ट 2 सालों का। अब यहां से आगे ऐसी गति रिटर्न्स की शायद न मिले। हाँ, इंडिविजुअल कोई भी स्टॉक में कभी भी ऐसा हो सकता है कि रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाए, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो अब मेरे हिसाब से जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीजनेबल रखें, और ये जरूर ध्यान में रखें कि मार्केट जो है वो आपको रुला भी सकता है बिफोर इट गिव्स यू रिटर्न्स। न्यू इन्वेस्टर्स should not speculate in futures and options or have a very short-term view on the market. Nobody has won that game. बिल्कुल सही कहा आपने सर। थैंक यू मिस्टर वेद फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग सो many experiences of yours with our viewers, and also giving your views on the markets. Thank you so much. Thank you.